हेलो एंड वेलकम अगेन। बेटे, जहाँ तक ब्रांच अकाउंट का सवाल है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश अप करा था, इजंट इट और नॉट। अब हम क्वेश्चन नंबर 1.9 को लेंगे और ये अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। करेक्ट, आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है और बताना है कि ब्रांच ने कितना लॉस या प्रॉफिट कमाया। अगर क्वेश्चन कहता है ब्रांच अकाउंट बनाना है तो मैंने आपको बताया था, इसका मतलब हमें डेटा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच। ओपनिंग स्टॉक तुम्हें दिया है ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में, आप अपने ओपनिंग स्टॉक को लिख देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक मैंने ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक डेट इज इक्वल टू 30,000। तो ओपनिंग स्टॉक आपको 30,000 का गिवन है, आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद कहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच 90,000 के हैं, तो अच्छी बात है। गुड्स सेंड टू ब्रांच भी हमने ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा, गुड्स सेंड टू ब्रांच डेट इज इक्वल टू 90,000। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 90,000 भी हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स, और उसने लिखा है सेल्स सारी की सारी कैश में हैं और 1,20,000 की हैं। वैसे भी क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स भी गिवन नहीं है, क्लोजिंग डेटर्स भी नहीं है, तो सेल्स के आगे कैश नहीं भी लिखा होता तब भी मैं मान के चलता ये सारी की सारी कैश सेल्स है। एनीवे, तुम्हें मालूम है कि जो कैश सेल्स होती है, क्योंकि सारी की सारी कैश सेल्स हैं क्वेश्चन में लिखा है, तो हम यहाँ पर पहले तो रेमिटेंसेस लिखेंगे। रेमिटेंसेस के अंदर हम कैश सेल्स लिखते ही हैं, आपको मालूम है। तो कैश सेल्स का अमाउंट तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है और कैश सेल्स हैं 1,20,000 की। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कोई कैश फ्रॉम डेटर्स नहीं हो सकता, कोई कैश फ्रॉम डेटर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी क्रेडिट में हमारी ट्रांजैक्शन नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने वैसे ही बताया। उसके बाद क्वेश्चन में फिर तुम्हें कहता है एक्सपेंसेस। आप देख रहे हो कि दो एक्सपेंसेस हैं, एक तो सैलरी के और अदर एक्सपेंसेस के। तो इसका मतलब है हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा होगा इन खर्चों के लिए, टू कैश एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस, सैलरी और अदर एक्सपेंस मैंने मिला करके 14,000 डायरेक्टली लिख दी है। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, मेन चीज वो कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी एसर्टेन। वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट नहीं करा जा सका। इसका मतलब तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद तुम क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिखोगे। एक तो क्वेश्चन में ये चीज दी है, और क्वेश्चन में कहता है बट इट इज नोन दैट ब्रांच यूजुअली सेल्स द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 20%। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक तो पता नहीं करा जा सका, लेकिन हमें ये मालूम है कि ब्रांच जो सामान बेचती है एट कॉस्ट प्लस 20% पर बेचती है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, पहले यहां समझने की कोशिश करें। देखिए बेटे, क्वेश्चन में दिया है कि ब्रांच जो गुड्स बेच सकती है वो कॉस्ट प्लस 20% पर बेच सकती है। क्वेश्चन में लिखा है ब्रांच जो गुड्स बेचती है, कॉस्ट प्लस 20% पर बेचती है, यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 20% प्रॉफिट मार्जिन पर ब्रांच गुड्स को बेचती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब हो गया कि कॉस्ट अगर मेरी 100 रुपये की है, अगर कॉस्ट मेरी 100 की है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉफिट है, यानी कि ब्रांच जो है 100 रुपये की चीज़ को जब बेचती है तो उसमें 20% कॉस्ट प्लस 20%, यानी कि 20 रुपीज़ ऐड कर करके बेचती है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है या जो सेल्स है वो 120 रुपये की है। कॉस्ट प्लस 20% का मतलब हो गया 100 रुपये का सामान ब्रांच 120 पर बेचती है, क्योंकि लिखा है कॉस्ट प्लस 20%। तो जब तुमने ये लिख लिया कि कॉस्ट इज 100 प्रॉफिट इज 20, तो सेल जो है कितनी है, 120 की है। अब मैंने क्या करा, ध्यान से सुनो। इस 20 को मैंने डिनोमिनेटर में रखा, न्यूमरेटर में रखा, और डिनोमिनेटर में मैंने 100 को रखा। ये 20 क्या है, प्रॉफिट है, और ये 100 क्या है, कॉस्ट है। इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का क्या मतलब हो गया, 20/100 का मतलब भी क्या हो गया, 1/5। और 1/5 का क्या मतलब हो गया, 1/5 का मतलब हो गया कि अगर 5 रुपये कॉस्ट है
अगर कॉस्ट 5 रुपये है तो हम उसमें 1 रुपया ऐड कर करके बेचते हैं, यानी कि 6 रुपये में बेचते हैं। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इसी तरह से अगर मैं प्रॉफिट को न्यूमरेटर में लिखूं और डिनोमिनेटर में मैं सेल्स लिख दूं, अगर मैं डिनोमिनेटर में सेल्स लिख दूंगा, तुमने देखा जब मैंने प्रॉफिट को न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में कॉस्ट लिखी तो मैंने कहा ये रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। और इसी तरह से जब मैंने प्रॉफिट को न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में सेल्स को लिखा तो इसको अब क्या बोलेंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब ये रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स हो गया। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स का क्या मतलब हो गया, इसका भी वही मतलब है जो यही मतलब है, बस फर्क क्या है, इसका मतलब है बिकॉज डिनोमिनेटर में सेल्स लिखी है, इसका मतलब है अगर सेल्स 6 रुपए की हैं तो उसमें 1 रुपया प्रॉफिट है, इनडायरेक्टली इसका मतलब हो गया कॉस्ट 5 रुपए। बात एक ही है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो सबसे पहला काम तुमने क्या करा, ये जो तुम्हें रेट दिया था तुमने उस रेट के हिसाब से रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी फाइंड कर लिया और रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स भी फाइंड कर लिया। अब जैसा कि तुम देख रहे हो क्वेश्चन में तुम्हें सेल्स दी हुई है, क्वेश्चन में तुम्हें जो सेल्स का अमाउंट दिया है वो 1,20,000 का दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुने, मेरी सेल्स 1,20,000 की, मेरी सेल्स 1,20,000 की, सेल्स कितने की हैं, 1,20,000 की। इज इट क्लियर टू यू? और अभी अभी मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा जो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स है वो 1/6 है। 1/6 का मतलब क्या है कि अगर सेल 6 रुपए की हैं तो प्रॉफिट 1 रुपये का है। ये रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स तुम्हारे पास 1/6 आ गया। इसका मतलब है कि सेल्स अगर 6 रुपए की हैं तो प्रॉफिट जो है वो 1 रुपये का है। और इसका मतलब है कि सेल्स अगर 1,20,000 रुपये की हैं तो प्रॉफिट कितना होगा तुम डायरेक्टली पता कर सकते हो, 1,20,000 इंटू 1/6 कर करके, डेट इज इक्वल टू 20,000। तुम्हें ये पता लग गया कि जो सेल्स है उसके अंदर 20,000 का प्रॉफिट है। इतना लंबा चौड़ा करने की बजाय तुम डायरेक्टली जैसे ही तुमने रेट्स निकाल लिए, करेक्ट, अब तुम्हारे पास सेल्स मौजूद हैं तो तुम इस पर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स अप्लाई करोगे। पहले तो ये ध्यान रखना है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है, 1/6। तो तुम्हें ये पता लग गया कि सेल्स के अंदर प्रॉफिट कितना है। तो सेल्स के अंदर प्रॉफिट कितना है, 1/6 है। तो मैं 1/6 1,20,000 का लिखूंगा तो मुझे पता लग गया कि जो मैंने सेल्स करी है 1,20,000 की, उसमें 20,000 रुपये जो है वो प्रॉफिट है। अब मैं प्रॉफिट का अमाउंट इसमें से माइनस कर देता हूँ। जब मैं प्रॉफिट का अमाउंट इसमें से माइनस कर दूंगा, अगर सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, यानी कि जो हमने सामान बेचा, जो भी हमने सामान बेचा उसकी जो कॉस्ट थी वो 1,00,000 रुपए की थी। इज इट क्लियर टू यू? ये पता लग गया आपको? राइट सर, हमें पता लग गया। अगर आपको पता लग गया तो अब आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। याद है आपको, क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं गिवन था। तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए तुम अपने वर्किंग्स में एक स्टॉक अकाउंट बनाओगे, क्योंकि वैसे ब्रांच अकाउंट में स्टॉक अकाउंट बनता नहीं है। ये तुम बना रहे हो क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के लिए। अब ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना दिया हुआ था, 30,000 का दिया था। तो ओपनिंग स्टॉक 30,000 मैंने लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक तो हमने लिख दिया, इजंट इट और नॉट? अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। याद ये रखना है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। उसके अलावा क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि हमने ब्रांच को इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स भेजे थे। तो स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे, क्योंकि स्टॉक का मतलब जो होता है वो गुड्स ही होता है। तो ब्रांच के पास 30,000 रुपये की कॉस्ट प्राइस के गुड्स पहले से ही हैं, और इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स आपने और भेजे, 90,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स आपने और भेज दिए। तो ब्रांच के पास टोटल गुड्स 1,20,000 के हैं। इसका मतलब 1,20,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स ब्रांच के पास हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हमें मालूम चल चुका है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000 रुपए की है। इसका मतलब ब्रांच के पास 1,20,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स थे, और उसमें से ब्रांच ने 1,00,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स बेच दिए। तो इसका मतलब ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो तुम्हें पता लग गया कि ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में तुम्हें
ये जो लास्ट की इंफॉर्मेशन दी थी उसका यूज़ कर करके क्लोजिंग स्टॉक की फिगर निकालनी है। तो अब तुम्हें पता लग गया कि क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? राइट सर, हमें समझ में आ गया है, पक्का आ गया है, मान के चलते हैं कि तुम्हें समझ में आ गया है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने सबसे पहले तो इसको टैली करा। अब जब मैं टैली करूंगा तो 1,40,000 में से 1,36,000 में माइनस करूंगा, तो माइनस करने के बाद मेरे पास अभी जो प्रॉफिट आ रहा है ये 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 6,000 का प्रॉफिट। 1,40,000 में से 1,34,000 माइनस करने के बाद 6,000 का प्रॉफिट है। जाहिर है कि ये जो प्रॉफिट है ये भी नेट प्रॉफिट है, लेकिन इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट, ये कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट है। और अब की बार क्वेश्चन में लिखा है कि हमने ब्रांच मैनेजर को कमीशन देना है, तो ब्रांच मैनेजर को, लेकिन अब की बार जो हमने कमीशन देना है ब्रांच मैनेजर्स कमीशन, ब्रांच मैनेजर्स कमीशन। अब ब्रांच मैनेजर को हमने जो कमीशन देना है अब की बार ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन देना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो हमारे पास है ही, तो ब्रांच मैनेजर को जो मैं 5% का कमीशन दूंगा वो 5% ऑफ 6,000 दूंगा, यानी कि 300 रुपये का कमीशन ब्रांच मैनेजर का बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट जो आ जाएगा आफ्टर कमीशन, या सिंपली जो नेट प्रॉफिट माना जाएगा वो 5,700 माना जाएगा। इस क्वेश्चन में उसने लिखा है कि ब्रांच मैनेजर को जो कमीशन देना है ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन देना है। तो इस क्वेश्चन में अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर अब जरा अगला पार्ट भी देखें। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा इसको भी देखें। ये दोनों थोड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा, वो कह रहा है अ कंपनी विद हेड ऑफिस एट सिटी एक्स, कोई कंपनी है उसका हेड ऑफिस सिटी एक्स में है और ब्रांच सिटी जेड में है। कहता है ब्रांच रिसीव्स ऑल द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, रेमिट्स कैश फॉर ऑल एक्सपेंसेस। तो जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव करती है और हेड ऑफिस ब्रांच को जो है एक्सपेंसेस के लिए भी कैश भेजता है। आगे कह रहा है टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022 अमाउंटेड टू 6,50,000। तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टोटल सेल्स हैं वो 6,50,000 की हैं। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल सेल्स यहीं पर लिख दी हैं। और कह रहा है आउट ऑफ विच 75% इज ऑन क्रेडिट। और कह रहा है जो टोटल सेल्स हैं उसमें से 75% क्रेडिट में है और बाकी डिटेल्स भी तुम्हें दी हुई है। तो अभी तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स आपकी कितनी दी हैं? सेल्स गिवन, टोटल सेल्स गिवन 6,50,000, 6,50,000 की टोटल सेल्स तुम्हें दी हुई है। और उसने हमें क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि जो 6,50,000 की सेल्स हैं उसमें से 75% क्रेडिट में है। तो अगर 75% क्रेडिट में है तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएंगी? क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स 75%। तो 75% पहले तो आप इसका कंप्यूट कर लो। तो 6,50,000 का 75% मुझे कंप्यूट करना ही पड़ेगा। 6,50,000 इंटू 75, तो ये आ रहा है 4,87,500। तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स तो इतनी है 4,87,500। और हमें इससे ये भी पता लग गया कि कैश सेल्स जो हैं वो इतनी है। कैश सेल्स, कैश सेल्स आपकी 25% की है, माइनस 6,50,000। तो 1,00,000, एक भी मैं चेक कर लूँ, 6,50,000 इंटू 25%, 1,62,500 की कैश सेल्स भी निकल आई। तो आपको कैश सेल्स का भी पता लग गया। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको क्रेडिट सेल्स का भी पता लग गया, कैश सेल्स का भी पता लग गया। अब इस क्वेश्चन में आगे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कह रहा है ओपनिंग स्टॉक 4,000 है, ये तो तुम ब्रांच अकाउंट में लिख ही लोगे। क्लोजिंग स्टॉक भी आप लिख ही लेंगे, ओपनिंग डेटर्स भी आप लिख लेंगे ब्रांच अकाउंट में, क्लोजिंग डेटर्स भी लिख लेंगे।
अब वो कह रहा है पेटी कैश बिगनिंग में 350 है, तो मैं अपनी ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दूंगा ओपनिंग बैलेंस 250। फिर कह रहा है पेटी कैश सेंट बाय हेड ऑफिस, तो ये हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे 2 कैश कि हमने पेटी खर्चों के लिए और कैश भेजा 3000 का। अब वो कह रहा है पेटी कैश स्पेंट 2500, तो 250 रुपये का पेटी कैश पहले से ही है, 3000 और भेजा, तो टोटल 3250 का पेटी कैश था, उसमें से 2500 माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का भी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सपेंसेस एक्चुअली स्पेंट बाय ब्रांच, तो ब्रांच के जो खर्चे हैं 45,000 है, इसको हम 2 कैश लिख देंगे। अब यहां पर एक लाइन पिछले क्वेश्चन की तरह लिखी हुई है कि ऑल सेल्स मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी दिया हुआ है कि ब्रांच की जो सारी की सारी सेल्स होती हैं वो कॉस्ट प्लस 25% पर होती हैं। तो जब भी क्वेश्चन में रेट्स दिए हो ना, जब भी क्वेश्चन में रेट्स दिए हों तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहले तो रेट किस पर दिया हुआ है इसको भी ध्यान में रखना है। क्या कह रहे हैं, उसने लिखा है कि ब्रांच जो सेल्स करती है कॉस्ट प्लस 25% पर करती है, कॉस्ट प्लस 25% पर करती है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी मैं लिखूंगा कि कॉस्ट अगर 100 है, क्योंकि उसने लिखा है ब्रांच जो सेल करती है वो कॉस्ट प्लस 25% पर करती है, यानी कि कॉस्ट को 100 मानेंगे प्लस प्रॉफिट। तो ब्रांच जो सामान बेचती है 100 रुपये का, उस पर 25 रुपये का प्रॉफिट कमाती है, इसका मतलब सेल्स कितनी होती हैं, 125 रुपये की सेल्स होंगी। अब तुम्हारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स आपको कंप्यूट करना है। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे कंप्यूट करेंगे, मैंने अभी बताया था, न्यूमरेटर में आप प्रॉफिट को रखेंगे, डिनोमिनेटर में सेल्स को रखेंगे। इससे आपको ये पता लग गया कि रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स जो है वो 1/5 है। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स का आपको पता लग गया। इज इट क्लियर टू यू, यानी कि 5 रुपये की सेल है तो 1 रुपये का प्रॉफिट है। इज इट क्लियर टू यू। अब दूसरा काम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन था कि जो सेल्स है, सेल्स तुम्हें क्वेश्चन में गिवन थी, सेल्स 6,50,000 रुपये की गिवन थी, तो 6,50,000 की टोटल सेल्स है, ये तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, इस क्वेश्चन में भी तुम निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स मौजूद है, यानी कि जितनी भी सेल्स है उसका 1/5 जो है वो प्रॉफिट है। तो 1/5 आपने इसका निकाल लिया। पहले तो 1/5 आप देखिए इसका कितना आ रहा है। 1/5 जब आप देखेंगे तो डैट विल बी इक्वल टू 1,30,000 आ रहा है, 1,30,000। तो 1,30,000 माइनस कर करके आपको क्या पता लग गया, 520, तो 5,20,000। इसका मतलब जो हमने सामान बेचे हैं, गुड्स जो हमने बेचे हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो इतनी है। इसको मैं बोलूँगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो हमने सामान बेचा उनकी कॉस्ट इतनी है। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आपने इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोट करी, इस क्वेश्चन में आपको गुड्स सेंट टू ब्रांच नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है, लेकिन गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया ही नहीं है। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अब आप निकाल सकते हो उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया था। आप स्टॉक अकाउंट बना लें एक अपने वर्किंग में, करेक्ट, ये आपने स्टॉक अकाउंट बनाया, और स्टॉक अकाउंट बना करके आपको ये पता लग गया कि आपने स्टॉक अकाउंट, ये मैंने स्टॉक अकाउंट बनाया। अब स्टॉक अकाउंट बना के मुझे पता लग जाएगा कि मैंने सामान जो भेजा है अब की बार कितनी कॉस्ट प्राइस का सामान भेजा होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है। आपने देखा अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ओपनिंग स्टॉक हमें इस क्वेश्चन में गिवन था 4,000 रुपये का, और क्लोजिंग स्टॉक भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपीज़ का गिवन है। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो हमने सामान ब्रांच को भेजा वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें अब ये पता लग गया कि ब्रांच के पास जितना भी सामान था उसमें से जो ब्रांच ने सामान बेचा उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,20,000 जो तुमने अभी अभी निकाली।
तो इससे तुम्हें क्या पता लग गया कि तुमने ब्रांच को कितनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स भेजे होंगे। तो 5,50,000 में से 4,000 में माइनस कर दूंगा तो 5,46,000 मुझे पता लग गया कि गुड्स सेंड टू ब्रांच है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? मैंने पहले कहा कि जो हमने क्वेश्चन अभी तक इससे पहले करे हैं उनके मुकाबले ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आप फुल फ्लैट्स करना चाहते हो तो मैं पूरा ब्रांच अकाउंट भी आपको बना करके दिखा देता हूं। अब मैं अगर ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा तो फटाफट आप मेरे साथ ही पहले तो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेशन बना लें, ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच के साथ साथ फिर ब्रांच डेटर्स भी हमें बनाना ही पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेटर्स भी मौजूद हैं। ब्रांच डेटर्स और ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, करेक्ट। वैसे तो 99% क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, लेकिन फिर भी कई बच्चों को रहता है कि करा दिया जाए तो अच्छा है। तो बाकी तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ नॉर्मल चीज़ें दी हुई है, बस तुम्हें बेसिकली गुड्स सेंड टू ब्रांच की फिगर निकालनी थी। तो फटाफट आप लिख लें ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। तुम्हें स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है तो आप लिखेंगे स्टॉक का बैलेंस है 4,000, करेक्ट। उसके बाद डेटर्स, इस क्वेश्चन में डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, 45,000 के डेटर्स हैं तो 45,000 की फिगर आपने लिख दी डेटर्स की। लेकिन जैसे ही आपने डेटर्स की फिगर लिखी तो आपको याद रहना चाहिए कि हम डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं और डेटर्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 हमें लिखना है। तो 45,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? फिर क्वेश्चन में तुम्हें पैटी कैश दिया हुआ था, आपको याद होगा। तो पैटी कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 250 रुपये दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस आपने पहले तो यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ और पैटी कैश भेजा। तो मैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा टू कैश, ब्रैकेट में आप लिख लें पैटी कैश। इसका मतलब है ब्रांच ने पैटी कैश के लिए और हेड ऑफिस ने पैटी खर्चों के लिए और कैश भेजा। क्वेश्चन में लिखा था कि 3,000 का पैटी कैश भेजा गया है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ था कि पैटी एक्सपेंसेस, तो क्लोजिंग बैलेंस। तो जब मैं क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करूंगा, पैटी कैश का मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे फाइंड करा जाएगा। तो पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस कैसे देखेंगे ये अब तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। देखो 250 रुपये का पैटी कैश ब्रांच मैनेजर के पास पहले से ही है। 3,000 रुपये का तुमने पैटी कैश और भेजा सेंट, तो टोटल कितना हो गया? 3,250 रुपये ब्रांच मैनेजर के पास हैं, लेस एक्सपेंसेस। अब उसमें से ब्रांच ने जो पैटी खर्चा कर दिया या जो अमाउंट स्पेंड कर दिया पैटी एक्सपेंसेस, वो उन्होंने 2,500 रुपये खर्च कर दिए। तो इसका मतलब इतना पैटी कैश अभी भी बचा हुआ है 750 रुपये का। 750 रुपये का पैटी कैश अभी भी बचा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर इस क्वेश्चन में शुरुआत में ही हमें दिया हुआ था, शुरुआत में हमें टोटल सेल्स दी हुई थी। टोटल सेल्स में से जो कैश सेल्स है उसको हम रेमिटेंसेस के अंदर लिखेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो रेमिटेंसेस के अंदर सबसे पहले तो आप लिखें कैश सेल्स, और कैश सेल्स का जो अमाउंट है वो मैंने अभी आपको कंप्यूट कर करके बताया था। 25% टोटल सेल 6,50,000 की थी, उसका 25% कैश सेल्स हमने कंप्यूट करी थी, वो 1,62,500 की थी। तो कैश सेल 1,62,500 की थी। और क्रेडिट सेल्स हम ब्रांच में डायरेक्टली लिखते नहीं है। आपको मालूम है कि क्रेडिट सेल्स आपको कहाँ लिखनी होंगी? क्रेडिट सेल्स आप ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स जो थी वो 75% ऑफ 6,50,000 थी, जो कि हमने निकाली थी 4,87,500। तो क्रेडिट सेल्स का भी अमाउंट आपको पता लग गया। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपये का गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा 30,000। क्लोजिंग स्टॉक के अलावा डेटर्स भी तुम्हें गिवन है, तो क्लोजिंग डेटर्स जो हैं वो 30,000, क्लोजिंग डेटर्स जो हैं वो भी इत्तेफाकन 30,000 के हैं।
तो बैलेंस कैरीड डाउन आप 30,000 लिखेंगे। अब डेटर्स अकाउंट को अगर मैं टैली करूंगा तो डेटर्स अकाउंट से मेरे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो बाई कैश का मतलब ही है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि ये डेटर्स अकाउंट है। तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो 5,02,500 बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी। 5,02,500 जो बैलेंसिंग फिगर आ गई उसको आप यहां पर लिखेंगे कैश फ्रॉम डेटर्स। अब कैश फ्रॉम डेटर्स जो है 5,02,500 है। अब मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या था कि तुम्हें गुड्स सेंट टू ब्रांच नहीं दिया था, जो कि आपने स्टॉक अकाउंट बना करके निकाल लिया था। इज इट क्लियर टू यू? जब आपने स्टॉक अकाउंट बनाया तो 5,46,000 गुड्स सेंट टू ब्रांच की फिगर आ गई थी। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच को आपने लिखना भूलना नहीं है। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ये आपने अपनी वर्किंग से निकाला है। इसके आगे मैंने लिख दिया वर्किंग नोट, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि ये फिगर आपकी कहाँ से आएगी। 5,46,000 तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद फिर तुम अब इसको टैली करोगे, तो टैली करने के बाद फिर जो भी तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगी वो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो जो नेट प्रॉफिट तुम्हारा आना चाहिए वो 82,500 आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो मैंने पहले कहा कि ये दो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्या बोलते हैं, पहले के मुकाबले थोड़ा सा हल्का सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला पार्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। 1.10 तक हमने फिनिश कर लिए। अब इनवॉइसिंग की तरफ आते हैं। ये इनवॉइसिंग क्या चीज़ है? इनवॉइसिंग को समझने से पहले जस्ट अलाउ मी टू हैव अ सिप ऑफ टी। अब ये इनवॉइसिंग, करेक्ट। अब ये इनवॉइसिंग क्या होती है, इसमें क्या करना होता है, ये मैं थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड बता दूं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा आगे की चर्चा करूंगा। एक बार इनवॉइसिंग का मतलब आपको, या इनवॉइसिंग पे आपकी कमांड आ गई तो समझ लो 99% चैप्टर तो आपने ऐसे ही कर लिया। अब इनवॉइसिंग का मतलब समझने के लिए मान लेते हैं कि कोई हेड ऑफिस है, करेक्ट। सिटी एक्स में कोई हेड ऑफिस है और इसकी जो ब्रांच है वो सिटी वाई में है। कहाँ पर है? सिटी वाई में ब्रांच ऑफिस है, करेक्ट। अब ये जो हेड ऑफिस है, मान लेते हैं कि इस हेड ऑफिस ने इस साल ब्रांच को कुछ गुड्स भेजे। अब ब्रांच को जो गुड्स भेजे गए हैं, जस्ट अलाउ मी, तो ब्रांच को मान लेते हैं कि हेड ऑफिस ने इस साल कुछ गुड्स भेजे और उन गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, उन गुड्स की जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए की है। कितने की है? 5 लाख रुपए की है। ये जो गुड्स हैं 5 लाख रुपए की कॉस्ट प्राइस है। अब क्या हुआ, हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को ये सामान भेजा तो उनको केसेस में, यानी कि डिब्बों में बंद कर करके या बॉक्सेस के अंदर हमने गुड्स भेजने होते हैं। तो हमने ये सामान एक डिब्बे में रख दिया, ये डिब्बा बना दिया मैंने। इज इट क्लियर? ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए कोई हंसने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉस्ट प्राइस 5 लाख के गुड्स मैंने इस डिब्बे में डाल दिए, मैंने मतलब हेड ऑफिस में। अब क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से भी आपको रिलेट करता रहता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को सामान भेजता है तो उसके बाहर हम एक पेपर स्लिप चिपका देते हैं। एक पेपर स्लिप हम चिपका देते हैं, करेक्ट। और ये जो पेपर स्लिप है, इस पेपर स्लिप में हम लिख देते हैं भाई हम कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं, इनका प्राइस क्या है। तो ध्यान से सुने, हमने लिख दिया कि हम इतनी इतनी क्वांटिटी आपको भेज रहे हैं और हमने ये लिख दिया कि ये जो सामान हम भेज रहे हैं इनका प्राइस 6 लाख रुपए है। ओ माय गॉड सर, ये तो हम झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हेड ऑफिस ने यहाँ पर क्या करा, पेपर स्लिप में लिख दिया कि जो सामान हम भेज रहे हैं उनका प्राइस 6 लाख रुपए है। यानी कि
जो ये सामान हमने रखा है हमें मालूम है, हेड ऑफिस को मालूम है इनकी कॉस्ट प्राइस 5 लाख की है, लेकिन जब हमने इनके बाहर वो पेपर स्लिप चिपकाई, हम बाद में देखेंगे ये जो पेपर स्लिप होती है इसी को इनवॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवॉइस। इसको इनवॉइस बोलते हैं। बात समझ में आई? इनवॉइस क्या है? एक पेपर स्लिप है। तो इस पेपर स्लिप के अंदर हमने लिख दिया कि ये जो सामान हम आपको भेज रहे हैं इनका प्राइस जो है वो 6 लाख है। सर हमने ऐसा क्यों करा, किस लिए करा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब मुझे ये बात बताओ, जब ये बॉक्स ब्रांच ऑफिस के पास पहुंचेगा, अब ब्रांच के पास ये डिब्बा पहुंच गया और इसके अंदर ये गुड्स वगैरह रखे हुए हैं, जो सामान है 5 लाख जिनकी की कॉस्ट प्राइस है, ये सामान इस डिब्बे के अंदर रखा हुआ है। अब ब्रांच ने जब ये डिब्बा रिसीव करा तो जाहिर है कि ब्रांच इस इनवॉइस को भी रिसीव करेगी और उस इनवॉइस को देख करके ब्रांच को पता लगेगा। और ब्रांच क्या सोचेगी? जब इनवॉइस को ब्रांच देखेगी तो ब्रांच तो यही सोचेगी कि ये जो सामान हम भेज रहे हैं, ये जो सामान है इनकी कॉस्ट प्राइस 6 लाख है। बात समझ में आ गई? ब्रांच के दिमाग में यही बात आएगी कि ये जो सामान हमें भेजा गया है इनका जो प्राइस है वो 6 लाख रुपए का है। उनको थोड़ी मालूम है कि इनकी कॉस्ट जो है 5 लाख है। इज इट क्लियर टू यू? अब दूसरा पॉइंट ये है कि हेड ऑफिस ने क्या करा, ध्यान से सुने। हेड ऑफिस ने 5 लाख के गुड्स को 6 लाख की प्राइस पर बना करके भेजा। 5 लाख के गुड्स को कितनी प्राइस पर बना करके भेजा? उसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। जिस प्राइस पर हमने गुड्स भेजे हैं, 6 लाख की इनवॉइस प्राइस पर हमने गुड्स भेजे हैं। अब आपको इनवॉइस प्राइस का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, करेक्ट? तो हमने 5 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स को 6 लाख की प्राइस पर भेजे, यानी कि हेड ऑफिस ने कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया। कितने से बढ़ाया? 1 लाख से बढ़ाया। जितने से बढ़ाया उसको हम लोड कहते हैं या लोडिंग कहते हैं या मार्जिन कहते हैं, कुछ भी कह लो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हेड ऑफिस ने कितने अमाउंट से कॉस्ट प्राइस बढ़ाया, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 1 लाख। तो 1 लाख रुपए से हमने इनकी कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया। अब 1 लाख रुपए से हमने इनकी कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया और जिस प्राइस पर हमने बना करके भेजा उसको हम इनवॉइस बोलते हैं। तो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ब्रांच को थोड़ी मालूम है इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट 5 लाख है, उसके अंदर लोडिंग जो है वो 1 लाख की है, इनवॉइस प्राइस 6 लाख की है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। मान लेता हूं मैं हेड ऑफिस हूं और मैंने आपको ये सामान जो है 5 लाख का सामान 6 लाख की इनवॉइस प्राइस पर भेजा। आपने ये सामान रिसीव करा, आपके दिमाग में यही बात आएगी कि ये जो गुड्स हैं 6 लाख रुपए इनकी कॉस्ट है। जाहिर है आप ब्रांच है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इनकी कॉस्ट कितनी है, तो आप तो यही सोचेंगे ना कि ये जो सामान हमें मिला है ये 6 लाख इनकी वैल्यू है। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं उतने का ही आंसर देना है। बताओ, आप ब्रांच हैं, अब आपको हेड ऑफिस ने जो ये सामान भेजा है उसको आप किस प्राइस पर बेचोगे? 6 लाख पर बेचोगे या 6 लाख से ज्यादा के प्राइस पर बेचोगे? आप मुझे बताएं। मैंने 5 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स 6 लाख रुपए में आपको भेजे हैं, 6 लाख की प्राइस पर भेजे हैं। आपने 6 लाख की प्राइस पर ये गुड्स रिसीव करे। आपको थोड़ी मालूम है इनकी कॉस्ट वगैरह कितनी है, आपको नहीं मालूम है क्योंकि आप ब्रांच हैं, आपको नहीं मालूम। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किस प्राइस पर इसको बेचेंगे? 99.99% क्या 100% आपका आंसर होगा सर हम इस प्राइस से ज्यादा पे बेचेंगे। लॉजिकली ऐसा ही लगता है, 1 मिनट के लिए ऐसा ही लगता है कि ब्रांच को 6 लाख की प्राइस के गुड्स मिले हैं तो ब्रांच की कोशिश होगी कि वो इनको 6 लाख से ज्यादा पर बेचे। नहीं, बस ये गलतियां आपने नहीं करनी है जो 99% स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझने में करते हैं। आपने ध्यान क्या रखना है, जिस प्राइस पे ब्रांच को भेजा गया है, ब्रांच को कहा जाता है कि ये जो हमने प्राइस लिखी है ना, आप इसी प्राइस पे सामान बेचो। बात समझ में आई? ब्रांच को ये नहीं कहा जाता कि इससे ज्यादा प्राइस पर बेचा जाए। ब्रांच को कहा जाता है जो प्राइस हमने भेजा है आपको, इसी प्राइस पर आपने सामान को बेचना है।
इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये पॉइंट अपने दिमाग से मत जाने देना, नंबर 1। नंबर 2, अब आप में से अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है, सर ऐसा क्यों करा जाता है? बेटे ऐसा इसलिए करा जाता है, बड़ी सिंपल सा रीजन है। बिजनेस का पहला एथिक है कि हम अपनी आत्मा को भी अपना प्रॉफिट ना बताएं। नेवर रिवील योर प्रॉफिट इवन टू योर ओन सोल। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। और फिर यहां तो ये तीसरी आत्मा है, ब्रांच अकाउंट, जो ब्रांच है। तो एक हेड ऑफिस की कोशिश ये रहती है कि हम ब्रांच को जाहिर ना करें कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ब्रांच से अपना प्रॉफिट छुपाने के लिए ये टेक्निक अपनाई जाती है, क्योंकि ब्रांच को इनकी कॉस्ट का पता ही नहीं है, तो ब्रांच को पता ही नहीं लगेगा कि हेड ऑफिस कितना प्रॉफिट कमा रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और ऐसा इसलिए करा जाता है, ब्रांच से प्रॉफिट क्यों छुपाया जाता है उसका भी रीजन है, क्योंकि हमें डर है कि अगर हमारे प्रॉफिट का एहसास ब्रांच को हो गया तो हो सकता है कि कल ब्रांच इंडिपेंडेंटली अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो बेवजह हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये टेक्निक अपनाई जाती है, इसको बोलते हैं इनवॉइसिंग। तो इनवॉइसिंग क्या है? इनवॉइसिंग इज ए टेक्निक टू हाइड द प्रॉफिट्स फ्रॉम द ब्रांच। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इनवॉइसिंग एक तकनीक है, एक तरीका है जिसके जरिए हेड ऑफिस ब्रांच को अपना प्रॉफिट रिवील नहीं करना चाहता है। अब ये पॉइंट तो आपकी समझ में आ गया है, यहां तक आपकी समझ में आ गया है। अब थोड़ी देर के लिए इसी एग्जाम्पल को अगर मैं लूँ, करेक्ट, मान लेते हैं हमने 5 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स ब्रांच को 6 लाख पर भेजे और ब्रांच ने सारे के सारे गुड्स बेच दिए। अब ब्रांच को जितने भी गुड्स हमने भेजे, ब्रांच ने वो सारे गुड्स बेच दिए। तो बताओ ब्रांच किस प्राइस पर बेचेगी? 6 लाख पर बेचेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस प्राइस पर हम ब्रांच को सामान भेज रहे हैं, ब्रांच को कहा जाता है आप उसी प्राइस पर बेचो, उससे ज़्यादा पर मत बेचो, उसी प्राइस पर बेचो। इज इट क्लियर टू यू? तो ब्रांच को हमने 6 लाख का सामान भेजा था और मैंने कहा ब्रांच ने सारा सामान बेच दिया, तो इसका मतलब उन्होंने 6 लाख की सेल कर दी। अब इस छोटे से एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं ब्रांच अकाउंट बना करके, तो आप मुझे ब्रांच अकाउंट बना करके बताएंगे, तो कैसे बताएंगे? सर बड़ा सिंपल सा है, कोई ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई डेटर्स भी नहीं है, करेक्ट। मैंने तो सिर्फ यही दिया है गुड सेंट, तो गुड सेंट टू ब्रांच। अब ये गुड सेंट टू ब्रांच में कितना लिखूंगा? ब्रांच अकाउंट में कितना लिखूं? सारी अकाउंटिंग किसकी बुक्स में हो रही है? हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही है। तो बताओ यहां पर क्या लिखेंगे? गुड सेंट टू ब्रांच। सर 5 लाख लिखेंगे। 5 लाख नहीं लिखना है, 6 लाख लिखना है। सर ये क्या कह रहे हो? हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है और हेड ऑफिस को तो मालूम है कि जो सामान हम भेज रहे हैं वो 5 लाख का है, फिर भी आप 6 लाख क्यों लिख रहे हो? राइट, ये आपका क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन समझना यहां पर क्या है कि जो हमारी इनवॉइस है ना, जो पेपर स्लिप है, उसमें 6 लाख लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें यहां पर 6 लाख ही पहले लिखना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि इनकी कॉस्ट प्राइस वैसे 5 लाख है और हेड ऑफिस को मालूम है कि इनकी कॉस्ट प्राइस 5 लाख है, फिर भी हेड ऑफिस जानबूझ के यहां पर 6 लाख पहले लिखेगा। अब ध्यान से सुनो, हेड ऑफिस ने यहां पर पहले 6 लाख लिखे, ठीक है। अब उसके बाद ब्रांच ने सारी ही सेल्स कर दी, तो जब ब्रांच ने सारा सामान बेच दिया, 6 लाख में बेचा, अब मैं आपसे कहूं कितना प्रॉफिट है? अब लॉजिकल एंगल से देखा जाए तो ब्रांच ने 5 लाख का सामान क्योंकि हेड ऑफिस को तो मालूम है ना कि जो सामान बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस 5 लाख है, ये हेड ऑफिस को तो मालूम है। हेड ऑफिस ने उसको इनवॉइस प्राइस 6 लाख पर बना करके ब्रांच को भेजा था और ब्रांच ने सारा का सारा सामान बेच दिया, तो हेड ऑफिस को ये तो मालूम है कि हमारा 1 लाख का प्रॉफिट है, क्योंकि 5 लाख का सामान दरअसल 6 लाख में बिका है। लेकिन ये 1 लाख का प्रॉफिट रिवील तो नहीं हो रहा ब्रांच अकाउंट से। तो होता क्या है, समझना क्या है। अब उस 1 लाख के प्रॉफिट को मैं कैसे दिखाऊंगा? देखें यहां पर, जब मैंने ये सामान ब्रांच को भेजा, मैंने मतलब हेड ऑफिस ने, तो मैंने यहां पर इनवॉइस प्राइस लिखा और मैंने उस वक्त आपसे पूछा भी था कि क्या यहां पर हम 5 लाख लिखेंगे या 6 लाख लिखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं 5 लाख, और आपका कहना गलत नहीं है, क्योंकि हेड ऑफिस को मालूम है कि इनकी कॉस्ट प्राइस 5 लाख है, तो लॉजिकली मुझे यहाँ 5 लाख लिखना चाहिए। लेकिन हम क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हमारा जो वाउचर है या जो इनवॉइस वह है वो 6 लाख से बनी है, इसलिए हमें पहले 6 लाख यहाँ लिखना पड़ता है। लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि इसके अंदर 1 लाख रुपए लोडिंग है, हमने इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से बढ़ाई हुई है, क्योंकि इनका हकीकत में प्राइस तो 5 लाख है, 1 लाख से हमने इनकी वैल्यू बढ़ाई है। तो जितने से हमने वैल्यू बढ़ाई है, जिसको मैंने कहा लोडिंग कहते हैं, अब मैं क्या करूंगा,
उस लोडिंग को ऑपोजिट साइड में लिख दूंगा। वैसे हम उसको लिखते हैं लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 1,00,000 रुपए। तो लोडिंग लिखने का पर्पस क्या है? आपने देखा जो ये आइटम इनवॉइस प्राइस पर है, जो ये आइटम इनवॉइस प्राइस पर है, उसके अंदर जो लोडिंग है उसको ऑपोजिट साइड में लिखने का पर्पस है कि उस आइटम को हम दोबारा से कॉस्ट पे ले जाएं, लेकिन डायरेक्टली कॉस्ट पे नहीं लिखना है। लाना उसको कॉस्ट पर ही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखना है। इस तरीके से हम उसको कॉस्ट पे लेकर के आएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब आप में से कोई क्वेश्चन कर सकता है, सर ये आइटम इनवॉइस प्राइस पर था तो आपने इसकी लोडिंग निकाली, तो सेल्स की लोडिंग क्यों नहीं निकालेंगे? भाई जो सामान बिक जाता है ना, जो सामान बिक गया है, जो सेल्स हो चुकी है, उसकी लोडिंग आपने कभी नहीं निकालनी। अगर आप इसकी भी लोडिंग निकाल देंगे तो प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा। तो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि लोडिंग किस आइटम की निकाली जाती है, लेकिन पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इनवॉइसिंग एक तकनीक है जिसके सहारे हेड ऑफिस की कोशिश होती है कि ब्रांच को वो अपना प्रॉफिट नहीं शो करना चाहता, नंबर 1। नंबर 2, लोडिंग का बेसिकली मतलब है कि हेड ऑफिस ने जो सामान भेजा है उसको कितने अमाउंट से बढ़ा करके भेजा है, बेसिकली यही लोडिंग का मतलब होता है। और बाद में हम देखेंगे कि जो सामान हमने भेजा है उसके अंदर जो लोडिंग है उसको हमें आउट भी करना पड़ता है, हटाना भी पड़ता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब यहाँ पर जो मैंने अभी ये एग्जाम्पल दिया, इसमें तो मैंने आपको क्लियर अंदाज में दे दिया था, ठीक है, मैंने आपको क्लियर अंदाज में दे दिया था कि इनवॉइस प्राइस इतनी है, कॉस्ट प्राइस इतनी है, 5 लाख कॉस्ट है और उसको हमने 1,00,000 से बढ़ाया, इनवॉइस प्राइस 6 लाख है। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में इतनी आसानी से नहीं दिया होगा, तो तुम्हें कैसे दिया होता है ये समझने के लिए पहले आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ। और क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना है, करेक्ट। 1.11 जो क्वेश्चन है इनवॉइसिंग का। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, ए हेड ऑफिस एट जयपुर हैज ए ब्रांच एट कोलकाता to which goods are invoiced by the head office at cost plus 25%। इससे पहले हमने किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की लाइन नहीं देखी थी। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 1.19 भी करा था, 1.10 भी करा था, उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा था। उसमें ये नहीं लिखा था, उसमें क्या लिखा था कि ब्रांच जो सामान बेचती है वो कॉस्ट प्लस 20% या 25% पर भेजती है। उन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि हेड ऑफिस इस प्राइस पर भेज रहा है। यहाँ क्या लिखा है कि गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। समझ में आया? तो ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को जब सामान भेजता है तो कॉस्ट प्लस 25% पर भेजता है, नंबर 1। नंबर 2, आगे क्वेश्चन में वही नॉर्मल चीज़ें लिखी है कि जो भी कैश ब्रांच को मिलता है डेली बेसिस पर ब्रांच जो है वो कैश हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा करा देती है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। आगे कह रहा है ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम जयपुर। जयपुर में हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस सारे खर्चे पे करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर शो हाउ द ब्रांच अकाउंट विल अपीयर इन द हेड ऑफिस बुक्स, करेक्ट। हालांकि ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है, और मुझे कैसे पता लगा कि इनवॉइस प्राइस का है, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को जो सामान भेजता है, इनवॉइस करता है, वो कॉस्ट प्लस, जस्ट वेट, इंटरनेट लैग हो जाता है कई बार, अब ठीक हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है कि हेड ऑफिस जो सामान भेजता है अपनी ब्रांच को वो कुछ मार्जिन पर भेजता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्लस 25%। इनको हम मार्जिन रेट्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इससे मुझे ये पता तो लग गया है कि क्वेश्चन इनवॉइसिंग का है। और आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है ओपनिंग स्टॉक जो है जनवरी 1, 2026 को, अगर मैंने 26 इसलिए बोला कि किसी की बुक्स में अगर 16 की बजाय 26 लिखा है तो उसको कोई अचरज नहीं होना चाहिए, तो आप जहाँ भी 16 लिखा है 26 कर लेना। तो स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2026 वो कहता है कि 12,000 का है। फिर उसने तुम्हें पेटी कैश दिया हुआ है, पेटी कैश का बैलेंस भी है, ये सब ओपनिंग बैलेंस है, डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम जयपुर, तो हेड ऑफिस ने इस बार ब्रांच को 80,000 के गुड्स इनवॉइस करें, और यहाँ शुरू में लिखा था स्टॉक ऑन 1 जनवरी एट इनवॉइस प्राइस, करेक्ट। इसका भी क्या मतलब है मैं सब अभी क्लियर करता हूँ। उसके अलावा कैश सेल्स आपको गिवन है 35,000 की, क्रेडिट सेल्स आपको गिवन है 52,000 की, और वो कहता है डेटर्स ने गुड्स रिटर्न करें। देखो जब डेटर्स गुड्स रिटर्न करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये डेटर्स अकाउंट में आते हैं, दैट इज़ 3,000,
उसके बाद कह रहे हैं डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये भी जो ट्रांजैक्शन है ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच में, इसलिए ये भी डेटर्स में ही आएगा। फिर कह रहे हैं चेक्स रिसीट फ्रॉम जयपुर। चेक्स रिसीट फ्रॉम जयपुर का मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को चेक्स भेजे इन खर्चों के लिए, वेजेस के लिए, रेंट के लिए और ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए। टोटल 16,500 रुपये का कैश हेड ऑफिस ने भेजा है। आगे ये भी कहता है चेक रेमिटेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने चेक रेमिट करा यानी कि भेजा। किसको भेजा? ब्रांच को भेजा। किस लिए भेजा? पैटी खर्चों के लिए भेजा। तो इसको भी तुम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश, ब्रैकेट में लिख देना पैटी कैश 4,000। इसका मतलब हमने और पैटी कैश भेजा है। फिर कह रहा है ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंसेस। कह रहा है ब्रांच मैनेजर के जो एक्सपेंसेस है वो कह रहा है आउट ऑफ पैटी कैश। पैटी कैश में से ब्रांच मैनेजर ने 6,900 खर्च कर दिए, तो जो बच जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। फिर बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2016 या 26 20,000 रुपीज़ का है, और इसी तरह क्लोजिंग डेटर्स जो है वो 27,000 के हैं। ये क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है, लेकिन पहले मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करा जैसे ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन नहीं है। कुछ आपको ठीक तरह समझाने के लिए पहले मैंने इसको ऐसे सॉल्व करा जैसे ये नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है। करेक्ट? पहले हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करा जैसे ये सिंपल नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है। तो हमने जैसे ब्रांच अकाउंट हम बनाते हैं, मैंने बनाना शुरू करा। ब्रांच अकाउंट थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया ताकि क्लैरिटी के साथ चीज़ें आपको बताई जा सके। इतने में आ तो जाना चाहिए, नहीं भी आएगा तो चलो। और मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाया। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करा जैसे कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि इनवॉइस प्राइस को मैंने कुछ नहीं देखा। ध्यान से देखें, ब्रांच अकाउंट, तो पहले मैंने यहां पर लिखा ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा, तो मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी लिखा। ब्रांच डेटर्स करेक्ट। चाय ठंडी ना हो जाए, लीजिए जी। अब हमने क्या करा, पहला आइटम देखा। पहला आइटम आप देख रहे हो कि ओपनिंग स्टॉक लिखा था और ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है इनवॉइस प्राइस। मैंने कहा अभी तुम उस तरफ ध्यान ही मत दो, तुम मान के चलो सिंपल जैसे तुम्हें ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है तो तुमने ओपनिंग बैलेंस लिखना शुरू कर दिया। ओपनिंग बैलेंस, अब ओपनिंग बैलेंस तुम्हें ओपनिंग स्टॉक का गिवन है तो तुमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 12,000 रुपये। तो इस तरह से आपने 12,000 की फिगर लिख दी। अभी हमने कुछ और नहीं करा, हमने सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करा जैसे कि हम अभी तक कर रहे थे। फिर उसके आगे क्या दिया हुआ था, उसके आगे ये जो बैलेंस दिया हुआ है पैटी कैश का बैलेंस था। ये क्या बैलेंस था, एक मिनट जरा मेरे को पेज इधर करना पड़ेगा। कैश इन हैंड, पैटी कैश इन हैंड। तो पैटी कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है पैटी कैश, तो पैटी कैश भी आपने लिख दिया। तो पैटी कैश का जो बैलेंस दिया हुआ है वो 3,000 रुपये आपको दिया हुआ है, तो 3,000 का बैलेंस आपने यहाँ पर लिखा। करेक्ट। उसके अलावा फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर्स का बैलेंस भी आपने लिख दिया। डेटर्स का बैलेंस जो है वो 30,000 का है। अब डेटर्स का बैलेंस 30,000 है, तो 30,000 की फिगर आपने यहाँ पर लिख दी। करेक्ट। अब जैसे ही आपने 30,000 डेटर्स की फिगर लिखी तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आप डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हो, तो डेटर्स अकाउंट में भी आपको लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। लीजिए जी, 30,000 मैंने डेटर्स अकाउंट में भी लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में अगला आइटम जो तुम्हें दिया हुआ है, गुड्स इनवॉइस फ्रॉम जयपुर 80,000 रुपीज़। वो कहता है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे 80,000 रुपये के, तो हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट को हमने गुड्स भेजे हैं और 80,000 के गुड्स हमने भेजे हैं, तो मैंने यहाँ पर 80,000 रुपीज़ लिख दिए। उसके बाद अगला आइटम तुम्हें दिया हुआ है कैश सेल्स जो है 35,000 की हैं। तो कैश सेल्स रेमिटेंसेस का पार्ट है। रेमिटेंसेस के अंदर आप पहुंचे, यानी कि ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप पहुंचे, आपने लिखा रेमिटेंसेस, और रेमिटेंसेस के अंदर आप लिखेंगे कैश सेल्स।
कैश सेल्स आपको 35,000 रुपीज़ की गिवन है, तो 35,000 रुपीज़ आपने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक। उसके अलावा फिर 52,000 रुपीज़ की तुम्हें क्रेडिट सेल्स गिवन है, तो क्रेडिट सेल्स आपको मालूम है कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं, तो क्रेडिट सेल्स आपने यहाँ पर लिख दी, क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स का अमाउंट जो है वो 52,000 है, तो 52,000 रुपीज़ आपने यहाँ पर लिखे क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स के बाद जो अगला आइटम है, अगला आइटम में कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। मैंने अभी आपको कहा जब डेटर्स गुड्स रिटर्न करते हैं, पहले तो जो उनको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स को, तो सेल्स रिटर्न या गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में आते हैं, तो इसलिए मैंने सेल्स रिटर्न यहाँ पर लिखे। सेल्स रिटर्न जो है वो 3,000 रुपीज़ के हैं, तो 3,000 रुपीज़ तुमने यहाँ पर लिख दिया। ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में होती है, तो इसलिए ये सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आती है। कई बार मैंने ये बात बता दी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है 300 रुपीज़ और ये डिस्काउंट अलाउड है। ये ट्रांजैक्शन भी ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच की मानी जाती है, इसलिए डेटर्स को जो डिस्काउंट दिया जाता है वो सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आता है। डिस्काउंट अलाउड 300 रुपये का तुमने डिस्काउंट दिया, तो ये भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में खर्चों के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि 16,500 रुपये चेक भेजे गए, जिसमें वेजेस के लिए इतने भेजे गए, सैलरीज के लिए और ऑफिस फर्नीचर के लिए तुम्हें कुछ खर्चे भेजे गए। करेक्ट? तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टू बैंक अकाउंट, हेड ऑफिस ने चेक भेजे हैं इसलिए मैंने टू बैंक लिखा। और एक तो वेजेस एंड सैलरी के लिए भेजा है, वेजेस एंड सैलरी के लिए 11,000 रुपये भेजे, नंबर 1। नंबर 2 रेंट के लिए भेजे, तो रेंट का खर्चा कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। और ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए 1,500, टोटल 16,500 भेजें। अब ध्यान क्या रखना है, आप ब्रांच हो, आपको हेड ऑफिस ने खर्चों के लिए कैश भेजा और उन खर्चों में एक खर्चा है ऑफिस फर्नीचर, इसका मतलब ब्रांच ने एक ऑफिस फर्नीचर खरीद दिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब बाद में आप क्लोजिंग बैलेंसेस लिखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर अब फर्नीचर अकाउंट में भी बैलेंस आ जाएगा, यानी कि ईयर के एंड में ब्रांच के पास एक फर्नीचर भी बचेगा। तो आपको फर्नीचर लिखना भूलना नहीं है क्लोजिंग बैलेंस में जब आप बाद में लिखोगे। ये फर्नीचर का बैलेंस कैसे आया, ये हमारे पास पहले फर्नीचर नहीं था, हेड ऑफिस ने कैश भेजा ब्रांच को फर्नीचर खरीदने के लिए, तो ब्रांच के पास अब फर्नीचर भी मौजूद है, इसका मतलब। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ और पैटी कैश रेमिट करा। इज इट क्लियर टू यू? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक बार फिर से टू बैंक या टू कैश, जो भी लिखना है, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा पैटी कैश, यानी कि पैटी कैश, पैटी खर्चों के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को और पैटी कैश भेजा 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का। बाद में फिर मुझे पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी लिखना पड़ेगा। अब पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे, देखो, जो ब्रांच है उसके पास शुरुआत में 3,000 रुपये का पैटी कैश है ओपनिंग बैलेंस, और 4,000 रुपये हमने अभी भेजे हैं, तो टोटल 7,000 रुपये का पैटी कैश हो गया। और क्वेश्चन में अगला आइटम क्या कह रहा है कि पैटी कैश में से ब्रांच ने 6,900 जो है खर्च कर दिए, तो जो खर्च कर दिए 6,900 वो तुम माइनस कर दो। तो इसका मतलब पैटी कैश अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 100 रुपये का बचेगा, 7,000 में से 6,900 जो है खर्च कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है फिर बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस जो है 20,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक 20,000 तुमने लिखा, ये 20,000 तुमने लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? क्लोजिंग स्टॉक के बाद फिर डेटर्स भी लिखा हुआ है, क्लोजिंग डेटर्स, तो मैंने क्लोजिंग डेटर्स भी लिख दिया। क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट आपको 27,000 दिया हुआ है, तो 27,000 आपने लिख दिया। इस तरह आपने तकरीबन सारे आइटम लिख दिए। अब जो क्लोजिंग डेटर्स है उसको यहाँ लिखना भूलना मत, क्लोजिंग डेटर्स 27,000। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, अगर ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन नहीं होता तो मेरा सॉल्यूशन ख़त्म हो गया था।
नॉर्मली सारे आइटम को इनकॉर्पोरेट करने के बाद नॉर्मली हम क्या करते हैं, फिर ब्रांच अकाउंट को टैली करते हैं। लेकिन टैली करने से पहले हम देख लेते हैं डेटर से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद है, यानी ओपनिंग डेटर्स तो हैं, क्लोजिंग डेटर्स हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं है, तो मुझे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स निकालने पड़ेंगे। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय कैश, इसका मतलब ही है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो 51,700 आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की बैलेंसिंग फिगर जो आ गई उसको आप यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स। अब कैश फ्रॉम डेटर्स जो है 51,700 का है, यानी कि अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होता, इनवॉइस प्राइस का नहीं होता, तो अब मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट था और मैं अपना नेट प्रॉफिट निकाल सकता था। लेकिन ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है। इनवॉइस प्राइस का ये क्वेश्चन किस लिए है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रीफेसिंग लाइन में, प्रीफेसिंग लाइन का मतलब है शुरुआती लाइनों में ये लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस ब्रांच को जो सामान भेजता है कुछ मार्जिन पर भेजता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब यहां पर आपको दो तीन चीजों में बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। सर अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। किस सेंस में रहना पड़ेगा, यहां पर देखें। अब जब इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन होते हैं ना, तो इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में कुछ एक चीजें तुम्हें थोड़ा सा एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। कभी भी इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले जाहिर है कि आपको रेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? अब जो रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो रेट दिया हुआ है, सबसे पहले आपको नोट करना पड़ेगा कि रेट किस पर दिया गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि हेड ऑफिस सामान ब्रांच को भेजता है एट कॉस्ट प्लस 25%। समझ में आया? यानी कि जो रेट दिया हुआ है वो कॉस्ट प्लस 25% दिया हुआ है। कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25% तुम्हें रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन की शुरुआती लाइन में ये लिखा, क्वेश्चन की शुरुआती लाइन में लिखा है कि गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, यानी कि इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में तुमने रेट को बड़े ध्यान से देखना है। नंबर वन, कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि यही लाइन ऐसे भी लिखी हो सकती थी कि हेड ऑफिस इनवॉइसेस गुड्स टू ब्रांच एट 25% ऑन कॉस्ट। यही लाइन ऐसे भी लिखी हो सकती थी, यानी कि इन सब लाइनों का मतलब एक ही है। या ये लाइन ऐसे भी लिखी हो सकती थी कि हेड ऑफिस सेंड्स द गुड्स टू ब्रांच एट 25% अबव कॉस्ट, ऐसे भी लिखा हो सकता था। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैं बड़ा सा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट का आपने बहुत ध्यान रखना है। इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में आपको रेट्स का ध्यान रखना होगा, रेट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। करेक्ट? इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो रेट जो दिया है वो इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट पे दिया है। इसको मैं बोलूंगा रेट जो दिया है वो कॉस्ट पे दिया है। क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हो सकता था कि हेड ऑफिस इनवॉइसेस गुड्स टू ब्रांच एट 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, ऐसे भी लिखा हो सकता था। या यही लाइन ऐसे भी लिखी हो सकती थी कि हेड ऑफिस इनवॉइसेस गुड्स टू ब्रांच एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। यानी कि आपको समझना होगा क्वेश्चन की शुरुआती लाइन को देख करके कि रेट किस पर गिवन है। अब रेट या तो कॉस्ट पर गिवन होगा या इनवॉइस प्राइस पर गिवन होगा। पहले तो आपने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना है कि रेट किस पर गिवन है। किस पर गिवन है इस क्वेश्चन में? इनवॉइस प्राइस पर गिवन है या कॉस्ट पर गिवन है? सर कॉस्ट पर गिवन है। जब आपको यकीन हो जाए कि रेट
जिस पर भी गिवन है, जैसे कि अब आपको पता लग गया कि रेट कॉस्ट प्राइस पर गिवन है, तो अब आपने अगला काम क्या करना है। जब आपको पता लग गया रेट कॉस्ट पर गिवन है, तो अब अगला काम सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है कॉस्ट प्लस मार्जिन। मार्जिन का मतलब लोडिंग ही होता है, आप मार्जिन के बजाय लोडिंग भी लिख सकते हैं या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। करेक्ट, समझ में आ गया। बिकॉज रेट कॉस्ट पर गिवन है, रेट कॉस्ट पर गिवन है, तो जिस पर भी रेट, अब ये रूल अच्छी तरह याद रख लें, जिस पर रेट गिवन होता है उसी को 100 माना जाता है। बिकॉज रेट कॉस्ट पर गिवन है तो आप कॉस्ट को 100 मानेंगे। किसको मानेंगे 100? कॉस्ट को मानेंगे। यानी कि कॉस्ट 100 रुपये की है। अब वो कह रहा है कि जो गुड्स भेजे जाते हैं एट कॉस्ट प्लस 25% भेजे जाते हैं, यानी कि 100 रुपये के गुड्स हैं तो 25% लोडिंग या मार्जिन है, और इनवॉइस प्राइस 125 रुपये की है। इनवॉइस प्राइस 125 रुपये की है। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में मार्जिन को रखना है, डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस को रखना है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अब ये जो चीज़ आ गई 1/5, इसको मैं क्या बोलूँगा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, इनवॉइस प्राइस, तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ मार्जिन या रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। ये क्या आ गया, रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस आ गया, रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस आ गया। समझ में आ गया, दिस इज योर रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। अब रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया, सपोज मैं कहता हूं पहले तो इस रेट का क्या मतलब है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, मैं चाहता हूं अच्छी तरह समझने। इसका मतलब है कि इनवॉइस प्राइस 5 रुपए की है तो उसके अंदर मार्जिन या लोडिंग 1 रुपए की है। अब मान लो कोई आइटम है इनवॉइस प्राइस पर 50,000 रुपए का, मान लो वो 50,000 है उसकी इनवॉइस प्राइस, तो उसके अंदर मार्जिन कितना होगा, तुम ऐसे देख सकते हो 50,000 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 10,000। इसका मतलब है कि कोई भी आइटम अगर इनवॉइस प्राइस पर है तुम डायरेक्टली उसका 1/5 निकाल लोगे, या कोई भी आइटम जिसकी इनवॉइस प्राइस गिवन है उसका 1/5 निकाल लोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर लोडिंग कितनी है। यानी कि रेट्स हम क्यों निकालते हैं, ताकि हमें लोडिंग निकालने में आसानी हो। समझ में आया। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि रेट किस पर गिवन है। मान लो कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में अगर रेट दिया होता, यहां तो था कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि रेट कॉस्ट पे था। सपोज रेट इनवॉइस प्राइस पर होता, अगर रेट इनवॉइस प्राइस पर होता तो फिर आप क्या करते हैं, देखें यहां पर रेट्स निकालने के लिए हमेशा ये इक्वेशन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, कॉस्ट प्लस मार्जिन, कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। ये तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे बताओ, अगर ये रेट इस पर दिया होता 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो मैं 100 किसको मानूंगा, इनवॉइस प्राइस को, क्योंकि रेट अगर इनवॉइस प्राइस पर है, जिस पर रेट होगा उसको 100 मानना है। 100 का 25% 25, तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 75। तो इस इक्वेशन को फिलअप करने के बाद, अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में मार्जिन लिखना है और डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस लिखनी है, यानी कि रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस फिर 1/4 होता। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं, रेट ऑफ लोडिंग जो है वो 1/5 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट भी कर लूँ, ऐसा ना हो ना कि बाद में गलती हो। सपोज मैं ये कहूँ, जस्ट वेट, क्योंकि बस यही पार्ट है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सपोज मैं आपको ये कहूं, हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स, हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स, सेंड्स या इनवॉइसेस गुड्स, हेड ऑफिस इनवॉइसेस गुड्स एट 20% margin, at 20% margin on cost। बताओ रेट किस पर गिवन है, कॉस्ट पर गिवन है या इनवॉइस प्राइस पर? सर कॉस्ट पर गिवन है। गुड।
अब रेट कॉस्ट पर गिवन है, ये तो तुम्हें पता लग गया। तो पहले तो इक्वेशन लिखेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे, फिर मार्जिन, मार्जिन का मतलब लोडिंग से ही है, मार्जिन भी लिख सकते हो, प्रॉफिट भी लिख सकते हो, लोडिंग भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। रेट तो तुम्हें पता लग गया कॉस्ट पर है। अब बताओ मैं इक्वेशन जब भरूंगा तो किसको हंड्रेड मानूं, कॉस्ट को या इनवॉइस प्राइस को? कॉस्ट को, क्योंकि रेट कॉस्ट पर गिवन है, तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, मार्जिन 20 आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस 120 आ जाएगी। अब बताओ मैं रेट कैसे बनाऊंगा? मैंने कई बार कह दिया है, न्यूमरेटर में मार्जिन को लिखेंगे, डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस को लिखेंगे, तो तुम्हारा रेट ऑफ लोडिंग, क्योंकि अल्टीमेटली रेट किसी भी चीज पर गिवन हो, चाहे कॉस्ट पर गिवन हो या इनवॉइस प्राइस पर गिवन हो, अल्टीमेटली तुमने निकालना क्या है, रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। निकालना तुमने रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस ही है, रेट ऑफ लोड ऑन इनवॉइस प्राइस ही आपको निकालना है। और निकालने के लिए न्यूमरेटर में हम प्रॉफिट लिखेंगे, डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस, तो मैं कहूँगा रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस 1/6 है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में जो हम करने जा रहे हैं, हमें ये पता लग गया कि जो रेट है वो 1/5 है, यानी कि इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रेट फाइंड करने का आर्ट आना चाहिए, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि लोडिंग जो होती है वो किन आइटम्स पर पॉसिबल हो सकती है। ये थोड़ी कि सारे आइटम्स की लोडिंग निकालनी है। तो लोडिंग जो हो सकती है, पहले तो आप समझें, लोडिंग हमेशा इन आइटम्स की ही हो सकती है, इसके अलावा किसी आइटम की नहीं होगी। किस किस आइटम की? ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की, जाहिर है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि लोडिंग जो होती है वो गुड्स पर ही हो सकती है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, या कभी कभी हम जब गुड्स ब्रांच को भेजते हैं तो ब्रांच रिटर्न भी कर देती है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। आने वाले क्वेश्चंस में तुम गुड्स इन ट्रांजिट के केसेस भी देखोगे, अगर क्वेश्चन में गुड्स इन ट्रांजिट भी हैं। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स ट्रांसफर्ड, अब ये गुड्स ट्रांसफर्ड, अब ये बाद में क्वेश्चंस आएंगे, उसमें गुड्स ट्रांसफर्ड के केसेस भी आएंगे। गुड्स ट्रांसफर्ड का मतलब है कभी कभी हेड ऑफिस एक ब्रांच को बोलता है कि आप कुछ गुड्स जो हैं दूसरी ब्रांच को भेज दो, या दूसरी ब्रांच को बोलता है कि कुछ गुड्स इस ब्रांच को भेज दो, उसको हम बोलते हैं गुड्स ट्रांसफर्ड। लोडिंग आपने देखा सिर्फ गुड्स की ही हो सकती है, उसके अलावा किसी चीज की लोडिंग नहीं होगी। नंबर 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। होता क्या है कि बच्चे लोग आजकल इतना पेशेंस नहीं रखते कि हम कॉन्सेप्ट 100% करें, बस उनको चाहिए डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना। आप ये नहीं समझते हैं कि अगर आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो एनीवे, लोडिंग पहले तो गुड्स की होती है, एक बड़ा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए, दूसरा पॉइंट आपको समझ में क्या आना चाहिए, और राइट फ्रॉम बिगनिंग से ही मैं आपको बता रहा हूं, लोडिंग केवल उन्हीं गुड्स की होगी, यानी कि गुड्स की तो होगी, लेकिन उन्हीं गुड्स की लोडिंग हो सकती है जिनका कि कम्यूटेशन, यानी कि आना या जाना जो है वो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है। ये दूसरा पॉइंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। इनडायरेक्टली मैं कहना क्या चाहता हूं, इनडायरेक्टली मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि लोडिंग गुड्स की होती है, तो उसमें कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और उनको आज तक बस वो रट तो लेते हैं लेकिन समझ कुछ आता नहीं है, उनको ये पता ही नहीं लगता। मान लेते हैं कि ये ब्रांच ऑफिस है और ये डेटर्स है, ब्रांच ऑफिस हैं और ये डेटर्स हैं। अगर ब्रांच ऑफिस और डेटर्स के बीच में कुछ गुड्स का आदान प्रदान हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि डेटर्स ने कुछ गुड्स वापस कर दिए ब्रांच को, तो इनकी लोडिंग नहीं होगी। मैंने क्या कहा, लोडिंग केवल उन्हीं गुड्स की होती है, और उन्हीं गुड्स की होती है जिनका फ्लो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होता है। यानी कि ऐसे गुड्स जिनका फ्लो ब्रांच ऑफिस या ब्रांच डेटर्स के बीच में होगा, उनकी लोडिंग नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न की लोडिंग नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये गुड्स हैं लेकिन इनका फ्लो जो है डेटर्स और ब्रांच के बीच में है। और इनकी लोडिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि ना ब्रांच को ना डेटर्स को इनवॉइस प्राइस का पता ही नहीं है। बात समझ में आया? हेड ऑफिस को तो इनवॉइस प्राइस का पता होता है ना, इसलिए वो लोडिंग कर सकता है। तो अब ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अब जो हमने क्वेश्चन करा था
अब इस क्वेश्चन को हम पूरा कर सकते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन पूरा थोड़ी करा है। सर बड़ा लंबा इसलिए नहीं है बेटे, क्वेश्चन लंबा नहीं है, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन है इनवॉइस प्राइस का, तो इसलिए आपको लंबा लग रहा है। मैंने पहले ही कहा, होता क्या है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आजकल बच्चे इतना पेशेंस रखते नहीं है, बस समस्या इस बात की है। एनीवे, अब मुझे ये बताओ, जो हमने ये क्वेश्चन करा है इनमें पहला, चलो मैं डेबिट साइड से स्टार्ट करता हूँ। पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक। बताओ इसकी लोडिंग होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। जानबूझ के मैं इसको जरा इस इंक में लिख रहा हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा? लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। तुम चाहो तो इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो, स्टॉक रिजर्व ओपनिंग ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे तुम्हें करके दिखाना नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पर जानबूझ के कर रहा हूँ। 12,000 है। अब इसके अंदर लोडिंग कितनी होगी? मैंने लोडिंग का रेट निकाल लिया था, 1/5 होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो 2,400 जब मैंने यहाँ ऑपोजिट में लिखा, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक जो है, जो इनवॉइस प्राइस पर है, उसको मैं कॉस्ट में ले आया। अब एक बड़ा पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, यहाँ तो ओपनिंग स्टॉक के आगे लिखा हुआ था क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस। अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का होगा, करेक्ट, यानी कि शुरू में तुम्हें दिया होगा कि हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजता है एट कॉस्ट प्लस सम मार्जिन पर, या इनवॉइस प्राइस प्लस सम मार्जिन पर, यानी कि इनवॉइस प्राइस का अगर क्वेश्चन है, तो नीचे जो क्वेश्चन में आइटम्स लिखे होंगे, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, गुड्स सेंट टू ब्रांच हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, उनके आगे चाहे इनवॉइस प्राइस लिखा हो या ना लिखा हो, आप ये मान के चलेंगे कि वो इनवॉइस प्राइस पर है। बात समझ में आई? यानी कि उनकी लोडिंग करनी पड़ती है। तो ओपनिंग स्टॉक की मैंने लोडिंग करी। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच है, चाहे इसके आगे इनवॉइस प्राइस नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसकी लोडिंग फिर भी करूंगा। लोडिंग ऑपोजिट साइड में करनी है। पेटी कैश की लोडिंग नहीं होगी, डेटर्स की कोई लोडिंग नहीं होगी, क्योंकि गुड्स नहीं है। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसकी लोडिंग मैंने करी, तो लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, हम इस तरह से लिखते हैं, लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, या तुम सीधा गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग कर करके भी लिख सकते हो। 80,000, अब 80,000 का 1/5 आप निकाल लोगे। 80,000 का 1/5 मैंने निकाला, तो कितना आ जाएगा? 16,000 आ जाएगा। 16,000। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा ये इस क्वेश्चन में अब डेबिट साइड में गुड्स सेंट हो गया, अब खर्चों की तो लोडिंग होगी नहीं। उसके अलावा अब जरा हम इस तरफ आ गए। देखो, सेल्स की कभी भी लोडिंग नहीं होती, उसका कारण है कि वो गुड्स बिक चुके हैं। उसके अलावा बच गया फर्नीचर। सर फर्नीचर की तो लोडिंग होगी ना, फर्नीचर गुड्स नहीं है बेटा, फर्नीचर एसेट है, इसलिए फर्नीचर की लोडिंग नहीं होगी। पेटी कैश की लोडिंग नहीं होती है। अब बच गया क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी इस तरफ। मैं लिखूंगा लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 20,000 का था, तो 20,000 का 1/5 में निकाल लूंगा। और 1/5 मैंने यहाँ पर इसका निकाला, डेट इज इक्वल टू 4,000। तो अब मेरा ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व हो गया। अब जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो जाहिर है फिर मुझे प्रॉफिट वगैरह भी निकालना पड़ता है। तो आप इसका प्रॉफिट वगैरह कंप्यूट कर लेना, जो भी आएगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर टू यू? ये एक बार चेक कर लेना, 11,100 मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट। वैसे मुझे याद रहता है इसलिए, लेकिन आप लोग चेक कर करके लिखा करो, इसलिए मैंने कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चाहिए आगे से जरा एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। अब जैसे कि लीजिए, एक क्वेश्चन मैंने और करा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा इससे प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी। 1.12, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है K55 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसकी ब्रांच है सिटी F में। वो कह रहा है गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच, यानी कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है कुछ मार्जिन के साथ, इसका मतलब है कुछ लोडिंग के साथ। और अब की बार रेट क्या लिखा हुआ है? 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। देखो बेटे, याद रखना, इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में जो सेल हो, अगर तुम्हें दिया होगा 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो इसका मतलब ये इनवॉइस प्राइस गिवन है। मैंने अभी तुम्हें बताया था, याद है आपको एग्जांपल,
मैंने कहा था हेड ऑफिस ने 5 लाख के गुड्स 6 लाख में भेजे थे इनवॉइस प्राइस पर, और ब्रांच को कहा था इसी प्राइस पर बेचो। यानी कि इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में जो इनवॉइस प्राइस होती है वही सेल प्राइस होती है। इसलिए कभी क्वेश्चन में लिखा होगा 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो तुम समझ जाना ये प्रॉफिट जो है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो रेट दिया हुआ है वो इनवॉइस प्राइस पर दिया हुआ है। आगे वही नॉर्मल चीज़ें लिखी हैं कि जो ब्रांच है उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि डेली वो हेड ऑफिस के अकाउंट में कैश जो है जमा करते रहें, और एक्सपेंसेस जो है हेड ऑफिस पे करेगा सिवाय पेटी एक्सपेंसेस के जो कि ब्रांच मैनेजर मीट करता है। ऑफ कोर्स ब्रांच मैनेजर जो पेटी खर्चे करता है वो पेटी कैश से करता है। तो अब आपको ब्रांच अकाउंट बना करके इसमें दिखाना है। अब ब्रांच अकाउंट जब आप बना करके दिखाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लीजिए जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप रेट्स कंप्यूट कर लें। अब आपने रेट्स कंप्यूट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1.12 में आपने पहला काम तो रेट्स का कर लिया। रेट्स सबसे पहले तो रेट्स कंप्यूट करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि रेट किस चीज़ पर गिवन है। रेट जो है इनवॉइस प्राइस पर गिवन है। लिखा हुआ है कि जो रेट है 20% ऑन सेल्स। पहले तो 20% ऑन सेल्स का मतलब है कि 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, डेट इज 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। पहले तो इसका मतलब ये है इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस सेम ही होती है। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। अब जब तुम्हें पता लग गया रेट इनवॉइस प्राइस पर है, अब तुम अपने रेट्स के लिए पहले तो इक्वेशन लिखोगे, कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। बताओ रेट किस पर गिवन है? इनवॉइस प्राइस पर है। जिस पर रेट दिया होता है उसको 100 मानना पड़ता है, यानी कि इनवॉइस प्राइस को मैं 100 मानूंगा। 20% 100 का 20 आ जाएगा, तो इसका मतलब कॉस्ट 80 की रही होगी। अब मैंने कहा इसको फिलअप करने के बाद आप मार्जिन न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस लिखेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यही होता है कि हमें रेट ऑफ लोडिंग जो चाहिए होता है वो इनवॉइस प्राइस पर चाहिए होता है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में भी रेट ऑफ लोडिंग जो है वो 1/5 ही आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर ब्रांच अकाउंट बनाना शुरू कर दूंगा। अब ब्रांच अकाउंट मैंने बनाना शुरू करा, जस्ट वेट, इतने में आ जाएगा। लीजिए जी, ये मैंने ब्रांच अकाउंट बनाया। ठीक है, इतने में आ तो जाना चाहिए। और मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बना लिया। ये आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट है। और ये आपका ब्रांच अकाउंट है। ये आपका ब्रांच अकाउंट है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी तरह की प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब सबसे पहला आइटम क्वेश्चन में क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपये। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बैलेंसेस ब्रॉट डाउन लिख दिया। बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंसेस ब्रॉट डाउन के अंदर मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस 15,000 है। जैसे ही मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा, अब आगे पिछले क्वेश्चन की तरह अब मुझे वेट नहीं करना है। अब जैसे ही आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी लोडिंग भी करी जाएगी। तो इसकी लोडिंग आपने ऑपोजिट साइड में लिख दी, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। अब लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग आपने करी 15,000 इंटू, और लोडिंग का रेट जो है 1/5 है, तो इसका मतलब 3,000 रुपये लोडिंग आपने यहाँ पर लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। तो डेटर्स, पहले तो ओपनिंग डेटर्स आपने यहाँ पर लिखे बैलेंसेस ब्रॉट डाउन के अंदर 9,000 रुपये के, ये आपने डेटर्स लिख दिए। और बिकॉज तुम डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हो तो डेटर्स अकाउंट में भी आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन डेट इज इक्वल टू 9,000। ये आपने 9,000 की फिगर यहाँ पर लिख दी, करेक्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है कैश इन हैंड। देखो कभी क्वेश्चन में कैश इन हैंड लिखा हो तो इसका मतलब पेटी कैश ही होता है। इज इट क्लियर टू यू? अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड।
तो कैश इन हैंड कभी लिखा होगा तो इसका मतलब आप इसको पेटी कैश लेकर के ही चलोगे। तो ब्रांच मैनेजर के पास शुरुआत में एक तरीके से पेटी कैश है। फिर ऑफिस फर्नीचर, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये भी दिया है कि ब्रांच के पास ऑफिस फर्नीचर भी है। तो ऑफिस फर्नीचर जो है 1200, लेकिन उसकी लोडिंग मत निकाल देना, लोडिंग सिर्फ गुड्स की होती है, एसेट की नहीं होती। ऑफिस फर्नीचर के बाद उसने लिखा गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 80,000 के गुड्स भेजे हैं। तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्या इसकी लोडिंग होगी या नहीं होगी? सर होगी। तो इसकी लोडिंग भी आप इमीडिएटली कर देंगे। तो लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट की लोडिंग आपने करी 80,000 इंटू 1/5। 80,000 इंटू 1/5 16,000, यानी कि 16,000 जब आपने ऑपोजिट साइड में लिखा तो इसका मतलब आप इसको कॉस्ट पे ला रहे हैं, और इनकी कॉस्ट कितनी हो गई? 80 - 16 64,000। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में आगे कहता है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। देखो अब की बार ये जो गुड्स हैं हेड ऑफिस को रिटर्न हुए हैं, इसका मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे थे ब्रांच ने गुड्स रिटर्न करें। तो ब्रांच जब हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करती है पहले तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। पहले तो मैंने ऐसे लिखा 1,000 रुपये के गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए, और इसकी भी लोडिंग होगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स, और उसके आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ लोड। समझ में आया? यानी कि जो गुड्स रिटर्न हुए उसकी लोडिंग। तो 1,000 रुपये के गुड्स रिटर्न हुए हैं, और उसके अंदर जो लोडिंग का अमाउंट होगा वो 200 रुपये रहा होगा, 200। अच्छा जी, उसके बाद अगला आइटम है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। आपको मालूम है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स यानी कि सेल्स रिटर्न, इसकी लोडिंग नहीं होती है। अब लोडिंग क्यों नहीं होती है? मैंने अभी आपको बताया, लोडिंग उन्हीं गुड्स की होगी जिनका कि फ्लो जो है हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान होगा। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स जाहिर है कि एक तो मैं रेमिटेंसेस के अंदर लिखूंगा, रेमिटेंसेस के अंदर एक तो हम कैश सेल्स लिखते हैं। फिलहाल अभी कैश सेल्स की फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स 30,000 है। तो कैश फ्रॉम डेटर्स आपने लिख दिया कैश फ्रॉम डेटर्स, और कैश फ्रॉम डेटर्स जो है वो कहाँ भाग गया? 30,000 का है। अब कैश फ्रॉम डेटर्स जैसे ही आपने लिखा, देखो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप डेटर्स अकाउंट भी तो बना रहे हो, तो डेटर्स अकाउंट में लिखना भूलना नहीं, बाय कैश 30,000, क्योंकि आप डेटर्स अकाउंट भी तो बना रहे हो ना, तो डेटर्स अकाउंट में भी लिखना है इसको। उसके अलावा नेक्स्ट आइटम कैश सेल्स ही है, तो कैश सेल्स अगला आइटम है। कैश सेल्स जो है इत्तेफाक तो नहीं 50,000 है, पहले मुझे लगा 30,000 है, 50,000। अब इसकी कोई क्रॉस एंट्री नहीं होती है क्योंकि कैश अकाउंट हम अलग से नहीं बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आइटम क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स सब आपको मालूम है अच्छी तरह से कि डेटर्स अकाउंट में ही आता है। क्रेडिट सेल्स 30,000 है, तो 30,000 आपने लिख दिया। क्रेडिट सेल्स के बाद फिर है डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड ये वो ट्रांजैक्शन है जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है। तो डिस्काउंट अलाउड जो है डेटर्स अकाउंट में ही आएगा, 300 रुपीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे, करेक्ट। डिस्काउंट अलाउड के बाद अब ये खर्चे दिए हुए हैं, तो हेड ऑफिस ने 1,200, 2,400 और 300 यानी कि 3,900 रुपये का खर्चा करा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ टू कैश, और मैंने अलग अलग करके नहीं लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया एक्सपेंसेस 1,200, 2,400 और 300, 3,900 हमें दिया हुआ है, तो 3,900 मैंने खर्चे लिख दिए। उसके बाद कहता है पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर। अब देखो जब हम बाद में क्लोजिंग बैलेंसेस लिखेंगे, बैलेंसेस कैरीड डाउन में हम पेटी कैश का बैलेंस लिखेंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि पेटी कैश यानी कि कैश इन हैंड हमारे पास कितना था? 400 रुपये पहले से था, तो पहले से ही बैलेंस 400 रुपये का है। क्या हमने इस साल कुछ पेटी कैश भेजा है? नहीं, इस साल हमने कोई पेटी कैश नहीं भेजा,
लेस स्पेंट। अब ब्रांच मैनेजर ने 400 में से कितने खर्च कर दिए? पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर 280, तो 280 उसने खर्चा कर दिया, तो इसका मतलब 120 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस बच गया। इज इट क्लियर टू यू? 120 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस बच गया या नहीं बच गया? राइट सर, बच गया, बिल्कुल बच गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या कहता है? फिर कहता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। अब वो कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन भी देना है 10% पर एनम के हिसाब से। अब 10% पर एनम के हिसाब से, बिकॉज हम फर्नीचर अकाउंट अलग से नहीं बनाते हैं, तो इसलिए डेप्रिसिएशन का जो खर्चा होता है वो इस तरीके से दिखाया जाएगा। देखो, जो फर्नीचर हमारे पास शुरुआत में था, मैंने पहले भी एक बार ये चीज़ बताई हुई है, 1200 रुपये का फर्नीचर हमारे पास पहले से है। अब मैं क्या कर दूंगा, इसमें से 10% डेप्रिसिएशन यानी कि 120 माइनस करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? 120 माइनस करने के बाद 1080 जो क्लोजिंग बैलेंस है ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो आपने नोट करा कि जब मैं फर्नीचर का डेबिट बैलेंस 1200 यहाँ लिख रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस 1080 यहाँ लिख रहा हूँ, तो बेसिकली हम रिफ्लेक्ट तो डेप्रिसिएशन ही कर रहे हैं ना, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक 14,000 रुपये का है। अब क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी आपने लिख दी, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 14,000 का है, तो क्लोजिंग स्टॉक 14,000 आपने लिखा। कितना लिखा? 14,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। बिकॉज ये क्लोजिंग स्टॉक है तो इसकी भी तो लोडिंग निकाली जाएगी, तो लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 14,000 का है, उसका 1/5 आप निकालेंगे, तो 14,000 का 1/5 मेरे ख्याल से 2,800 आ जाएगा, तो 2,800 आप यहाँ पर लिखेंगे। अब सबसे पहले तो डेटर से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी है, लेकिन क्लोजिंग डेटर्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो मैं डेटर्स अकाउंट को टैली करूंगा और डेटर्स अकाउंट से मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो क्लोजिंग बैलेंस जो डेटर्स अकाउंट से आपके पास निकलेगी वो 8,220 बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो डेटर्स आप फिर यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग डेटर्स 8,220। अब आप इसको टैली करेंगे। जब आप इसको टैली करेंगे तो टैली पहले तो ध्यान से करना, नंबर 1। अब जब टैली करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट फिर निकलेगा, और नेट प्रॉफिट देखो, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको टैली करूं। अब मैंने ये भी नहीं है कि मैं इतना फास्ट टैली कर सकता हूं। अब मैंने कहा कि मुझे याद रहता है, तो 10,920 आंसर है, लेकिन आप चेक कर करके लिखा करें। इज इट क्लियर टू यू? तो इनवॉइस प्राइस के ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसको आप खुद ट्राई आउट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1.13 को आपने खुद ट्राई करना है। कहता है वेस्टर्न टेरेन एंटरप्राइज इज हैविंग देयर हेड ऑफिस एट सिटी के एंड ब्रांच एट सिटी एम। कह रहा है हेड ऑफिस इनवॉइसेस द गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। एट कॉस्ट प्लस 25% का क्या मतलब हो गया? पहले तो लिखेंगे कॉस्ट, फिर मार्जिन का मतलब लोडिंग से ही होता है, फिर इनवॉइस प्राइस, फिर हम लिखेंगे इनवॉइस प्राइस। अब रेट किस पर गिवन है? सर कॉस्ट पर गिवन है। गुड, तो रेट कॉस्ट पर गिवन है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, मार्जिन हो जाएगा 25, तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगी 125। इसको फिलअप करने के बाद न्यूमरेटर में मार्जिन, डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस, तो रेट ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ मार्जिन या रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस 1/5 हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे और इसकी लोडिंग भी आपको लिखनी पड़ेगी। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आप डेटर्स अकाउंट ब्रांच अकाउंट की डेबिट में डेटर्स में लिखना मत भूलना, पेटी कैश भी दिया हुआ है। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, अब जो हमने गुड्स ये सप्लाई करे हैं तो इसकी लोडिंग लिखनी मत भूलना, करेक्ट, इसकी लोडिंग भी आपको करनी पड़ेगी। अब गुड्स, उसके बाद फिर तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, अभी मैंने बताया था गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, पहले तो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट में और उसके बाद लोडिंग भी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो अगला आइटम है कैश सेल्स, ये आप लिख लोगे, कैश सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रेमिटेंसेस में और डेटर्स में। बैड डेट्स जो हैं वो सिर्फ डेटर्स में आएंगे। अलाउंसेस टू कस्टमर ये भी डेटर्स में आएंगे। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, ये तीनों आइटम जो हैं वो डेटर्स अकाउंट में ही आएंगे। ये तीनों आइटम जो हैं डेटर्स अकाउंट में आएंगे, ये ध्यान रखना है, ये तीनों आइटम, करेक्ट। उसके बाद फिर तुम्हें खर्चे दिए हुए हैं, रेट्स, ये खर्चे जो हैं रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो इसके लिए तुम लिख देना टू कैश, सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है, अब जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है इसकी लोडिंग भी होगी। सन्डे डेटर्स आप लिख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया ही हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस क्वेश्चन को खुद करा जा सकता है। वैसे तो इस क्वेश्चन को करा जा सकता है और इसके अलावा भी क्वेश्चन करे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद अब जो अगला क्वेश्चन है 1.14 में क्या कहते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग 1.14 भी आपको कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डू 1.14 ऑल्सो, क्योंकि 1.14 में भी सेम चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 1.15, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वैसे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 1.16 भी मैं ही कराऊंगा और 1.17 को आप कर सकते हैं। 1.17 यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डू। और उसके अलावा अब वैसे तो 1.18 भी करा जा सकता है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे आजकल इतने करते नहीं है। एनीवे, जो इससे पहले मैंने होमवर्क के लिए कहा एटलीस्ट उतने क्वेश्चन कर लेना, और फिर ये क्वेश्चन मैंने कहा मैं कराऊंगा तो फिर मैं ही कराऊंगा। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करते हैं।